नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 51वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम एशिया महाद्वीप में कृषि के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने मुख्य फसलों में चावल, इसके बाद में गेहूँ और चाय के बारे में पढ़ लिया। अब अगली फसल के बारे में हम पढ़ेंगे कपास। जैसा कि ये एक व्यापारिक फसल है और कपास क्या होती है, एक रेशेदार फसल भी होती है। यह एक महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। उपयोग सूती वस्त्र निर्माण, इसके धागे भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसका बीज जो होता है, रुई के अलावा जो जिसको बिनोला कहा जाता है, उससे खाद्य तेल और साबुन वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो कपास एक महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है जिसका उपयोग सूती वस्त्र के निर्माण में किया जाता है। और सूती वस्त्र जो है वो उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु में सर्वाधिक वर्ष भर पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं। सूती वस्त्र उष्ण और उपोष्ण जलवायु वाले जो प्रदेश हैं वहाँ पर वर्ष भर इनको पहना जाता है। उष्ण और उपोष्ण जलवायु में वर्ष भर पहने जाने वाले ये वस्त्र होते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग, जैसा कि हम जानते हैं, एक प्राचीन उद्योग है। प्राचीन काल की हम बात करें तो प्राचीन काल में घरों में तकलों और करघों के माध्यम से सूती वस्त्र तैयार किए जाते थे। यानी रुई को, कपास की जो है उसको अलग करके बिनोले से उसके द्वारा धागे और वस्त्र है वो तैयार किए जाते थे तकलों के माध्यम से और करघों के माध्यम से। तो एक प्राचीन उद्योग ये रहा है। अब कपास है वो विभिन्न प्रकार की अलग अलग किस्मों की होती है, जिसमें इसकी जो चमक है, रेशे की लंबाई है, इसकी गुणवत्ता है, उसके आधार पर इसमें अलग अलग होती हैं। जैसे भारत में हम बात करें तो एक देसी कपास और दूसरी अमेरिकन, दो प्रकार की कपास बोई जाती है, जिसकी रेशों की लंबाई भी भिन्न भिन्न होती है। अब विशेषतः रेशे के हिसाब से इनकी लंबाई की अगर हम बात करें, यानी रेशे की लंबाई है, चमक है, गुणवत्ता है, रंग है, गुण है, इनके आधार पर इसकी अलग अलग किस्में होती हैं। जैसे एक होती है लंबे रेशे वाली कपास। लंबे रेशे वाली कपास यानी जिसका ऐसा लंबा होता है ज़्यादा, 40 मिलीमीटर से लेकर के 60 मिलीमीटर तक इसका रेशा है वो लंबा होता है। ये क्या है, रेशे की लंबाई 40 मिलीमीटर से लेकर के 60 मिलीमीटर तक इस रेशे की लंबाई होती है। ये सर्वोत्तम किस्म की कपास हम इसको कह सकते हैं। इसके रेशे महीन और सर्वाधिक लंबे होते हैं। और इसके लिए जो प्रसिद्ध देश है वो है मिस्र, यानी विश्व प्रसिद्ध अगर हम बात करें, मिस्र इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो सर्वाधिक लंबे रेशे वाले जो कपास है उसका अगर हम सबसे ज़्यादा उत्तम प्रकार की बात करें तो वो मिस्र में पैदा होती है। इसके अलावा अगला जो प्रकार है वह होता है मध्यम रेशे वाली कपास, यानी जिसकी रेशे की लंबाई है वो इसकी तुलना में थोड़ी कम होती है। मध्यम श्रेणी की हम उसको कपास कह सकते हैं। मध्यम रेशे वाली कपास।
ये गुणवत्ता की दृष्टि से मध्यम प्रकार की होती है। रेशे की लंबाई इसकी 20 से लेकर के 20 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक होती है। 20 मिलीमीटर से लेकर के 40 मिलीमीटर लंबे रेशे वाली कपास होती है, उसको मध्यम रेशे वाली कपास के नाम से जानी जाती है। ये रेशम की तरह चमकीला इसका रेशा होता है और इस प्रकार की जो कपास है इसका उत्पादन यूएसए में, मिस्र में और रूस और पूर्वी एशियाई देश जो हैं वहाँ पर इसका उत्पादन है वो होता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? यूएसए में होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सर्वाधिक उत्पादन मध्यम रेशे वाली कपास का यहाँ पर होता है। अब तीसरी जो है, जो कि निम्न गुणवत्ता की कपास होती है, छोटे रेशे वाली कपास जिसको कहा जाता है। छोटे रेशे वाली कपास जिसका रेशा लगभग 20 मिलीमीटर के आसपास लंबा होता है। रेशे की लंबाई 20 मिलीमीटर के लगभग होती है। 20, 21, 22, 25 तो 20 मिलीमीटर के आसपास जिसके रेशे की लंबाई होती है वो छोटे रेशे वाली कपास कहते हैं। और ये कपास भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक उत्पादन, तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो अधिकांशतः उत्पादन होता है वो छोटे रेशे वाली कपास का होता है। यह क्या है? ये थोड़ी घटिया किस्म की कपास होती है। इससे जो मोटे कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं। महीने में उत्तम कपड़े इससे नहीं बनाए जा सकते। तो भारतीय उपमहाद्वीप की जो कपास उत्पन्न होती है वो लगभग इसी प्रकार की होती है। तो इसे भारतीय कपास के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय कपास। अब भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पैदा होती है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इसके मुख्य उत्पादक हम कह सकते हैं। यानी भारतीय कपास है वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा इसका उत्पादन अन्य एशियाई देशों में, यहाँ तक कि चीन में भी इसका कुछ उत्पादन होता है। लेकिन मुख्य रूप से भारत में उत्पन्न होने के कारण इसको, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न होने के कारण इसको भारतीय कपास के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं जो कपास के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होती हैं। आवश्यक भौगोलिक दशाएं, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जलवायु। तो कपास जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। अब इसके लिए उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है उसमें ये ज़्यादा होता है, यानी इसमें उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु अर्थात हम ये कह सकते हैं मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता। यानी कपास की फसल के लिए ना तो ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, ना तापमान अत्यधिक कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल कम वर्षा होनी चाहिए। यानी मध्यम तापमान और मध्यम प्रकार की वर्षा है वो इसकी फसल के लिए उपयुक्त रहती है। अगर हम तापमान की बात करें, यानी कपास की फसल के लिए तापमान देखें भौगोलिक दशाओं में, तो तापमान 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। यानी 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य जहाँ पर तापमान रहता है वो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
अब जब हम इसको बोते हैं तो थोड़ा अधिक तापमान भी ये सहन कर जाती है, लेकिन लगभग तापमान है वो ज़्यादा अंतराल तापमान में नहीं आना चाहिए। 20 से 30 डिग्री के बीच में तापमान अगर रहेगा तो कपास की फसल है उसका उत्पादन अच्छा होता है। अब इसके अलावा कपास की फसल के लिए जब इसके ऊपर फूल आते हैं, फल लगते हैं, उस समय तेज धूप और स्वच्छ आकाश की ज़रूरत इसको होती है। स्वच्छ आकाश, फल फूल आते समय इसके ऊपर अगर वर्षा होगी तो उससे इसके जो फल फूल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसलिए स्वच्छ आकाश की इसको आवश्यकता होती है। अब जब इसका संपूर्ण उत्पादन काल जो है उसमें पाला नहीं पड़ना चाहिए, यानी 200 दिन के लगभग इसको पाला रहित आवश्यकता होती है। 200 दिन पाला रहित होने चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए। पाला इसकी फसल पर पड़ेगा तो ये क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। 200 दिन पाला रहित इसको चाहिए, यानी 200 दिन तक पाला नहीं पड़ना चाहिए, तुषारपात नहीं होना चाहिए, ठंड नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए स्वच्छ आकाश होना चाहिए, ज़्यादा वर्षा भी नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम वर्षा देखें तो इसके लिए मध्यम प्रकार की वर्षा की आवश्यकता होती है। जैसा हमने देखा तो वर्षा कपास की फसल के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर तक उपयुक्त रहती है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त, यानी जिन क्षेत्रों में 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वह वर्षा इसके लिए क्या रहती है, उपयुक्त रहती है। इससे ज़्यादा वर्षा होगी तो कपास की फसल के जो फल और फूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इससे नष्ट हो जाते हैं, खराब इससे हो जाते हैं। तो इससे कम वर्षा अगर होती है तो सिंचाई के माध्यम से भी हम इसकी कृषि कर सकते हैं। जैसे हम अपने आसपास के क्षेत्र में देखें तो वर्षा कम होने पर कपास की फसल का उत्पादन है वो सिंचाई के माध्यम से भी किया जा सकता है। यानी 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है। अगर कम वर्षा होती है तो इसके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जो समकारी जलवायु जहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता, वहाँ पर जो कपास पैदा होती है, यानी समुद्र तटीय भाग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उत्तम किस्म की कपास है वो पैदा होती है। ये जलवायु, तापमान एवं वर्षा। अब इसके अलावा हम मिट्टी की बात करें तो इसके लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी उपजाऊ मिट्टी आवश्यक। काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त। काली जो मिट्टी होती है वो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यानी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता कपास को होती है और काली मिट्टी है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसीलिए काली मिट्टी को कपास मिट्टी यानी काली कपास मिट्टी भी इसको कहा जाता है। काली मिट्टी जो होती है वो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसी कारण प्रायद्वीपीय पठारी भाग के जो काली मिट्टी के प्रदेश हैं वहाँ पर कपास की उपज है वो ज़्यादा होती है। तो मिट्टी में चूने का अंश लाभदायक होता है। इसके लिए ज्वालामुखी लावा जो होता है उससे जो निर्मित मिट्टी होती है यानी काली मिट्टी होती है वो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब हम देखें मिट्टी के साथ साथ में धरातल। धरातल है वो समतल होना चाहिए ताकि समान रूप से सिंचाई का जल है वो पौधों तक पहुंच सके। समतल धरातल इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहता है, यानी कपास की लिए जो धरातल है वो सुप्रवाहित होना चाहिए। अगर इसमें धरातल है वो सुप्रवाहित नहीं होगा, समतल नहीं होगा, तो पानी अगर लंबे समय तक ठहरेगा तो इसकी जड़ें है वो खत्म हो जाती हैं, यानी जड़ें खराब हो जाती हैं, जिससे पूरी फसल है वो नष्ट हो सकती है। इसलिए धरातल समतल एवं सुप्रवाहित होना चाहिए जिसमें जल की निकासी है वो अच्छे से हो सके। पानी ठहरने पर ये फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके अलावा समतल भूमि होगी तो उसके ऊपर निराई गुड़ाई सिंचाई और जो मशीनों का प्रयोग है वो भी आसानी से किया जा सकेगा। तो इस प्रकार इसके लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है। मानवीय श्रम की आवश्यकता, कपास की जो फसल तैयार होती है उसमें निराई गुड़ाई सिंचाई मशीनों के द्वारा और मानवीय श्रम दोनों के द्वारा की जा सकती हैं। इसके साथ में इसकी जो
पौधे होते हैं उनसे कपास को चुनने के लिए भी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता कपास की कृषि में की जा सकती है, क्योंकि इसको तोड़ने का जो कार्य है, इससे जो उत्पादन जो रुई चुनने का जो कार्य है वो मशीनों के द्वारा बहुत ही कम किया जाता है। लगभग जो कार्य है वो मानव श्रम के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए मानव श्रम की आवश्यकता इसमें ज़्यादा पड़ती है। अब हम एशिया के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित आते हैं। देखिए, प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र, जैसा कि हमने अन्य फसलों में देखा, सबसे प्रथम स्थान लगभग सभी में चीन का है, उसी प्रकार कपास उत्पादन में भी पहला स्थान किसका है, चीन का। इसके अलावा प्रमुख उत्पादकों की अगर हम बात करें एशिया में, तो इसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की आदि के स्थान है वो आते हैं। अब विश्व का लगभग 60% जो कपास का उत्पादन है वो एशिया महाद्वीप में होता है। विश्व का लगभग 60% कपास उत्पादन, विश्व का लगभग 60% उत्पादन विश्व का होता है वो एशिया में होता है। चीन विश्व का बृहत्तम कपास उत्पादक राष्ट्र है, यानी विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन चीन में होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, एशिया में भी इसका प्रथम स्थान है और विश्व में भी इसका प्रथम स्थान आता है कपास के उत्पादन में। अब चीन में कपास का उत्पादन हम देखें तो 1980 के पश्चात इसके उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई है। 1980 तक इसका तीसरा स्थान था कपास के उत्पादन में, लेकिन 1982 से ये कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है, यानी विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन है वो चीन में होता है। ये लगभग एशिया की अगर हम बात करें तो 50%, यानी लगभग आधी कपास का उत्पादन है वो एशिया में ही होता है। विश्व स्तर पर बात करें लगभग 25%। विश्व की 25% और एशिया की 50% कपास का उत्पादन है वो चीन में होता है, यानी विश्व का लगभग 25% और एशिया की लगभग आधी कपास यहाँ से उत्पादित होती है। अब इसका विश्व में प्रथम स्थान है। चीन में कपास है वो मुख्यतः भारतीय प्रकार की है, वही कपास इसमें बोई जाती है, यानी भारतीय कपास, या हम कह सकते हैं छोटे रेशे वाली कपास। यहाँ भारतीय प्रकार की कपास बोई जाती है। अब देखते हैं चीन में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर कपास का उत्पादन होता है। तो इसमें सबसे पहला स्थान आता है यांगटी सिकियांग जो घाटी है उसका। इसके अलावा यानी तीन प्रमुख क्षेत्र फसल उत्पादन में चीन के हैं, यांगटी सिकियांग घाटी क्षेत्र, इसके अलावा हांगहो घाटी क्षेत्र और इसके अलावा सिकियांग घाटी क्षेत्र। यहाँ पर सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन है वो चीन में सर्वाधिक होता है। नंबर 1 यांगटी सिकियांग घाटी क्षेत्र, इसके अलावा हांगहो नदी घाटी क्षेत्र।
ये चीन के सबसे प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। अगर यांगटी सी की बात करें हम तो हेकाऊ जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक कपास की कृषि यहाँ पर होती है। यांगटी सी कियांग का जो डेल्टाई प्रदेश है और अन्य नदियाँ इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनका डेल्टाई प्रदेश है, वहाँ पर भी कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? हेंकाऊ क्षेत्र। अब हांग हो नदी जिसको कि चीन का शोक भी कहा जाता है, हांग हो नदी का जो घाटी क्षेत्र है वहाँ पर भी कपास का उत्पादन है वो होता है। इसके अलावा जो सहायक नदियाँ हैं वहाँ पर भी कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा पश्चिमी चीन में कपास का उत्पादन होता है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है शिक्यांग नदी घाटी क्षेत्र। यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। जहाँ वर्षा कम होती है इन क्षेत्रों में, विशेषतः शिक्यांग नदी वाला क्षेत्र है और पश्चिमी चीन वाला जो क्षेत्र है उसमें वर्षा कम होती है, वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से भी कपास की फसल का उत्पादन किया जाता है। तो ये था चीन में कपास का उत्पादन। चीन विश्व में प्रथम स्थान रखता है, विश्व के लगभग 25% और एशिया के लगभग 50% कपास का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर भारतीय प्रकार की कपास बोई जाती है। प्रमुख क्षेत्र यांगटी सी कियांग नदी घाटी क्षेत्र जिसमें हेंकाऊ क्षेत्र प्रमुख है। इसके अलावा हांग हो नदी घाटी क्षेत्र और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है उसमें, और शिक्यांग और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है उसमें भी कपास की फसल का उत्पादन है वो चीन में किया जाता है। यहाँ पर कपास के वार्षिक उत्पादन की बात करें तो 60 से 65 लाख मीट्रिक टन कपास का उत्पादन यहाँ पर प्रतिवर्ष किया जाता है। इसके बाद में दूसरा प्रमुख स्थान आता है भारत का। भारत और पाकिस्तान में स्थान परिवर्तन हो जाता है, ये कभी दूसरे पर कभी तीसरे स्थान पर चला जाता है। भारत में जैसा हमने पढ़ा पहले कि छोटे रेशे वाली यानी भारतीय प्रकार की है वो कपास यहाँ पर बोई जाती है। अब विश्व के कुल कपास उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र के हिसाब से जैसे कि हम जानते हैं भारत में लगभग सभी फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है, तो क्षेत्र तो यहाँ पर विश्व के कुल कपास उत्पादक क्षेत्र का 20% है, यानी जहाँ पर कपास बोई जाती है उसका 20% क्या है? भारत में है। उत्पादन ये केवल मात्र कितना करता है? 10%, यानी विश्व के कपास क्षेत्र का इतना यानी 20% और विश्व के उत्पादन का लगभग 10% है वो भारत से प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम होता है। अब इसके प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, भारत में कपास उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें मैदानी क्षेत्र अलग अलग हम भागों में बांट सकते हैं। जैसे उत्तरी मैदानी भाग में भी कपास बोई जाती है, यानी उत्तरी सबसे प्रमुख तो है दक्षिण का पठारी भाग। उसके बाद जो सतलज एवं ऊपरी गंगा घाटी वाला क्षेत्र है वो, और खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र हम कह सकते हैं। एक पठारी, मैदानी और खंबात की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है उसमें कपास का उत्पादन किया जाता है। राज्यों की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में कपास का उत्पादन भारत में किया जाता है। अगर हम क्षेत्रीय हिसाब से देखें तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र, इसके अलावा सतलज एवं गंगा का ऊपरी मैदानी क्षेत्र और खंबात की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भारत में कपास का उत्पादन होता है। राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। तो ये प्रमुख उत्पादक हम कह सकते हैं भारत के। अब भारत के बाद स्थान आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान भी एशिया का प्रमुख कपास उत्पादक
राष्ट्र है। अब पाकिस्तान के कपास उत्पादक क्षेत्रों की बात करें, इसमें कभी यह दूसरे स्थान पर आ जाता है और कभी तीसरे पर। तो यहाँ पर अधिकांश कपास का उत्पादन है वो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कपास का उत्पादन है वो पाकिस्तान में होता है, सिंधु एवं सहायक नदियों के मैदान में। सिंधु एवं सहायक नदियों का मैदानी प्रदेश। सिंधु एवं सहायक नदियों के जो मैदानी प्रदेश है वहाँ पर कपास का उत्पादन है वो पाकिस्तान में किया जाता है। यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत से ज़्यादा होता है, यानी क्षेत्र यहाँ पर कम है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो भारत की तुलना में पाकिस्तान में क्या है, अधिक होता है। अब प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें शेखपुर और सक्खर ये दो जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख हैं। शेखपुर और सक्खर ये दो प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के बाद में हम बात करें तो उज्बेकिस्तान, इसके अलावा टर्की और अन्य देशों की अगर हम बात करते हैं कपास उत्पादन में, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, सीरिया है, इसके अलावा बांग्लादेश में भी यहाँ पर भी कपास का उत्पादन है वो थोड़ी बहुत मात्रा में किया जाता है। तो ये था एशिया महाद्वीप में कपास का उत्पादन। धन्यवाद।